अब देखते हैं खंड ख यानी जो रचनात्मक कार्य है। रचनात्मक कार्य मतलब क्रिएटिव वर्क जो इसमें है, इसका वेटेज था 15 मार्क्स का। इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का अ है। ये कहता है स्वमित्रम एकादश कक्षायां संस्कृतं पठितुं प्रेरयितुं मंजूषायां प्रदत्तानां पदानां सहायतया एकं पत्रम् उत्तरपुस्तिकायां लिखतु। एक पत्र आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी आंसर नोटबुक में आपको एक पत्र लिखना है। मंजूषायाम प्रदत्तानां पदानां सहायतया। मंजूषा यानी ये जो बॉक्स आपको दिया गया है, इस बॉक्स की सहायता से आपको शब्दों का चयन आप कर सकते हैं पत्र लिखने में। और पत्र का जो विषय होगा वो क्या होगा? स्वमित्रम, अपने मित्र को, एकादश कक्षायाम, आप भी 10th में पढ़ते हैं, और एकादश यानी एक दश, 10 प्लस 1 यानी 11वीं कक्षा के लिए, 11वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा के लिए, कि आप उसको प्रेरित कर रहे हैं, आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई 11th क्लास में भी आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए। इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। मंजूषा यानी बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से आप शब्दों का चयन कर सकते हैं और अपने वाक्यों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मंजूषा में दिए शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि इन सारे शब्दों का प्रयोग आप करें ही करें। आपने टॉपिक देखा और आपने मन से संस्कृत बना करके अगर इसी विषय पर आधारित एक लेटर आप लिख सकते हैं, तो आपको इस मंजूषा के शब्दों की आवश्यकता नहीं है, और आप हिंट के लिए इनका प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये 5 मार्क्स का है, और इसके ऑप्शन में एक प्रश्न हमको और मिल जाता है, या तो आप इसे कीजिए या फिर इसे कीजिए। जैसे आपको बताया गया था, जो पत्र होते हैं वो 2 तरह के पत्र आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। संस्कृत में भी सेम वही है कि एक होते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक जिन्हें हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, जैसे आपने प्रिंसिपल को कोई लेटर दिया, जैसे आप लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं। और कुछ पत्र होते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब जैसे आपने अपने पिता को, माता, भाई बहन या किसी सगे संबंधी रिश्तेदार या दोस्त को कोई पत्र लिखा, तो ये अनौपचारिक कैटेगरी में आते हैं। फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक लेटर, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक पत्र। तो ये जो अपने मित्र को पत्र लिखा गया है, ये वाला इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक श्रेणी का पत्र है। तो ये पता करने से आपको पता चल जाता है कि कौन से पैटर्न में आपको पत्र लिखना है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका अलग होता है और औपचारिक पत्र लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर हम आपको केवल बता रहे हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। पत्र लिखने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको 1-2 दिन में शेयर करूँगा आपके साथ में, तो फिर इन क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर पत्र लिखेंगे फॉर्मेट के साथ में। अभी आप समझ जाइए कि पहला वाला अनौपचारिक पत्र है और दूसरा वाला औपचारिक पत्र है, क्योंकि इसमें आपसे कहता है कि भवती विद्योत्तमा। ध्यान दीजिएगा, जो नाम यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, आपको वही नाम प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बताया है कि आपका नाम विद्योत्तमा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको विद्योत्तमा बन के ही ये पत्र लिखना है। जहाँ पे प्रेषक यानी लिखने वाले का पता जहाँ पे आएगा, नाम जहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपको अपना नाम विद्योत्तमा लिखना है। भवत्याः विद्यालयात् बहिः, आपके विद्यालय के बाहर, अतीव मलिना यानी बहुत मलिन यानी गंदगी, प्रसृता, प्रसृता का मतलब होता है फैली हुई, अस्ति मतलब है। आपके घर विद्यालय के बाहर बहुत गंदगी फैली हुई है। एतस्याः मलिनतायाः निवारणाय, इस मलिनता के निवारण के लिए, इसको दूर करने के लिए, मंजूषायां प्रदत्तानां शब्दानां सहायता। मंजूषा मतलब ये जो बॉक्स दिया गया है, इसमें प्रदान किए गए पद यानी शब्दों की सहायता से आपको एक पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को। पत्र किसको लिखना है? प्रधानाचार्य को। तो इन कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। आपका नाम विद्योत्तमा है, आपने पत्र प्रधानाचार्य को लिखना है, और उसका मुख्य विषय क्या रहेगा? विद्यालयात् बहिः अतीव मलिनता प्रसृता अस्ति। ये आपको उनको बताना है, और आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि इस मलिनता का क्या किया जाए? निवारण किया जाए। ठीक है। अब ये क्योंकि एक फॉर्मल लेटर है, तो आप इसको फॉर्मल लेटर की तरह लिखेंगे, जैसे आप लीव एप्लीकेशन लिखते हैं उस पैटर्न को आप इसमें फॉलो करेंगे। जो सेपरेट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पत्र लिखने का पूरा पैटर्न समझा दूंगा और लिखने का तरीका भी बता दिया जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ शब्द हैं जो आप हिंट के लिए ले सकते हैं। जना मतलब होता है लोग, मुख्य द्वार मतलब डोर, क्षिपंती मतलब फेंकते हैं, वर्षा काले बरसात के समय, जल प्लावनात् यानी पानी के भराव हो जाने के कारण, पानी के भर जाने के कारण, डेंगू मलेरिया आदि ज्वरेण, डेंगू मलेरिया जो ज्वर होता है, जो फीवर होता है, इसके कारण। और छात्रा मतलब होता है बच्चे, नगर निगमम, नगर निगम जो आप कहते हैं ना, म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन, नगर निगम में बोधयित्वा यानी उनको बोधित कराना, यानी उनको जानकारी देकर, रक्षन्तु यानी रक्षा करें,
अवकरम, अवकरम शब्द का अर्थ होता है कूड़ा, जो कूड़ा करकट आपके आसपास होता है उसे कहते हैं अवकरम। निवेदनम का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है, निवेदनम का मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्ट। तो ये कुछ शब्द दिए गए, आप इनका प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि मलिनता गंदगी की बात है, तो उससे क्या होगा, आपको ये जो शब्द दिए गए ये आपको हिंट कर रहे हैं कि आपको ये बताना है कि आपके आसपास जल प्लावन हो गया है, उसकी वजह से डेंगू मलेरिया आदि ज्वर हो गया है, तो आपको नगर निगम को बताना है कि भाई यहाँ से जो अवकर यानी कूड़ा है उसे हटाया जाए और मलिनता का निवारण किया जाए। तो इस तरह से ये इनफॉर्मल लेटर, आपको ये फॉर्मल लेटर है, ये वाला आपका फॉर्मल लेटर है, यानी इसको आप कहेंगे औपचारिक पत्र। और ये क्योंकि प्रश्न में दिया गया है तो आपको ये पत्र किसको एड्रेस करते हुए लिखना है, प्रधानाचार्य को। और लास्ट में जहाँ पे भवदीय है ना, या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह के शब्द जहाँ पे आते हैं उसके नीचे जब आप नाम लिखेंगे तो नाम आप क्या लिखेंगे अपना, विद्योत्तमा, क्योंकि प्रश्न में यही कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखा था। कितने सेंटेंस आपको लिखने हैं, 5 सेंटेंस, 1 नंबर का 1 सेंटेंस है, यानी 5 नंबर के 5 सेंटेंस। ये जो है इसको हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन यानी चित्र वर्णन कहते हैं। इसमें आप मंजूषा की सहायता से भी प्रश्नों का वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप डायरेक्ट पिक्चर को देख के आपके मन में जो 5 वाक्य आ रहे हैं आप उनको भी लिख सकते हैं। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि जो मंजूषा यानी बॉक्स दिया हुआ है इसकी सहायता से कुछ वाक्यों का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा आइडिया ये होता है बच्चों को कि सबसे पहले क्रियापद ढूंढते जाइए। पाठयति यानी पढ़ाती है, शृण्वन्ति, शृण्वन्ति यानी सुनती है, ठीक है, पृच्छन्ति मतलब पूछती है, ओके। इसके बाद और अगर हम आगे देखें तो तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति मतलब बैठती है, बैठते हैं, है ना, बहुवचन है। शृण्वन्ति फिर से आ गया, सुनते हैं। हसन्ति मतलब हंसते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई से भी 5 क्रियापद अगर आप ले तो उनके आधार वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे पाठयति पढ़ाती है, कौन पाठ पढ़ाती है, कि अध्यापिका पाठयति, हो गया, एक ही वाक्य अपने आप में हो जाता है। पठन्ति यानी पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं भाई, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ छात्रा, तो छात्रा पठन्ति। शृण्वन्ति यानी सुनते हैं, तो कौन सुनते हैं, आप अगला वाक्य फिर से बना दिए, छात्रा शृण्वन्ति। पृच्छन्ति मतलब पूछते हैं, तो कोई भी हो सकता है। अब जब पृच्छन्ति ध्यान दीजिएगा बहुवचन है, तो अध्यापिका नहीं आ सकता, अध्यापिका एक वचन का शब्द है ना, तो कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। पृच्छन्ति मतलब पूछते हैं, तो कौन होगा, छात्रा, यानी जो छात्र है वो पूछते हैं। तो 1 2 3 4 4 वाक्य तो ऐसे ही बन गए, ठीक है। तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, कौन बैठते हैं भाई, छात्र बैठते हैं, कौन बैठते हैं, छात्रा, ये भी बहुवचन है तो छात्रा वाला ही कर्ता पद इसमें लगा दीजिए। शृण्वन्ति मतलब सुनते हैं, तो कौन सुनते हैं, छात्रा सुनते, कैसे सुनते हैं, ध्यानेन शृण्वन्ति, ध्यान से सुनते हैं। तो इन शब्दों का भरपूर प्रयोग करते हुए आप वाक्य बना सकते हैं अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो। इसका एक और शॉर्ट तरीका और आसान तरीका होता है जो हम ज़्यादातर विद्यार्थियों को, जिनको बहुत ज़्यादा वाक्य रचना में एक तरह से वो इंफीरियर फील करते हैं, उन्हें डर लगता है कि इस तरह हम वाक्य कहीं उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए, तो हम कहते हैं भाई जो लॉजिक है, लॉजिक ये है कि जो चित्र है उस चित्र पे आधारित ही वाक्य होने चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि मंजूषा पर आधारित ही होने चाहिए, आपको चित्र पर आधारित वाक्य बनाने। तो आप किसी भी पिक्चर में कोई 5 वस्तुएं आइडेंटिफाई करो जिनके आपको संस्कृत में नाम पता हो, संस्कृत भाषा में जिनके आपको नाम पता हो, ऐसी 5 चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे ये विंडो है, विंडो को संस्कृत में कहते हैं वातायनम, है ना, गवाक्ष भी कहते हैं, गवाक्ष, ठीक है। और ऐसे ही जैसे ये बुक्स यहाँ पे रखी हुई है, तो हम कोशिश करते हैं कि सबका एक वचन का प्रयोग करें। द्विवचन और बहुवचन करने पे फिर ग्रामेटिकल चेंजेस भी करने पड़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि पुस्तकम, हमने एक वचन में इसको लिया, हमने कह दिया ये क्या हो गया, पुस्तकम, यानी ये किताब होगी। विंडो को हमने लिख दिया ये है वातायनम, है ना। हमने यहाँ पे टीचर को देखा, टीचर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये है अध्यापिका, अध्यापिका, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद हमने देखा
ये स्टूडेंट है, यहाँ पे हमने इसको लिखा छात्र। ये फीमेल स्टूडेंट है, हमने इसको लिखा छात्रा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये पेन वगैरह कुछ रखी हुई है, इसके हाथ में एक पेन है, इसको मैंने आइडेंटिफाई करके लिख दिया, मैं लिख दिया इसको लेखनी। ठीक है, और यहाँ पे टेबल है, इस टेबल को संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। ठीक है, तो इस तरह से हमको केवल 5 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जिनको संस्कृत में नाम बताऊं, तो 5 चीज़ें हमको इजीली मिल जाती हैं। और उसके बाद हम वाक्य बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य हम बनाते हैं चित्रे। सारे वाक्य हम एक ही शब्द से स्टार्ट करेंगे, जो इसका नाम है, जो शब्द है चित्रे, और अंत हम एक ही शब्द पे करेंगे, जो है अस्ति। क्योंकि हमने अस्ति का प्रयोग किया है, इसलिए हमको सारे शब्दों को एक वचन में ही रखना है। चाहे हमको पता है कि बहुत सारी है तो बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हम उसमें एक को लेते हुए एक वचन में प्रयोग करेंगे, चित्रे अस्ति। अब शब्द इसमें लिखते जाए, चित्रे वातायनम अस्ति। एक वाक्य हो गया, ग्रामेटिकली करेक्ट है, पिक्चर बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से दोबारा स्टार्ट करें, सेकंड वाक्य, चित्रे अध्यापिका, आगे वही आ जाएगा अस्ति। तो इस तरह से आप 5 ऑब्जेक्ट के अगर संस्कृत में नाम जान लेते हैं तो आप 5 वाक्य बड़ी आसानी से संस्कृत के बना सकते हैं। अगर आपको कोई शब्द ना मिले तो फिर मंजूषा में भी आप शब्दों के नाम दे सकते हैं। जैसे उत्पीठिका मतलब टेबल, पुस्तकम मतलब पुस्तक, मार्जनी मतलब डस्टर, है ना, व्यजनानी मतलब पंखे, वातानुकूल यंत्रम इज कॉल्ड एसी, आसंदा मीन्स चेयर्स, है ना, जो चेयर होती है बैठने की, लेखनी पेन, मंदम मंदम धीरे धीरे, भित्तौ भित्तौ यानी भित्ति शब्द है, भित्तिकम जो भित्ति होती है वॉल के लिए कहते हैं, और भित्तौ यानी दीवार पर, सप्तमी विभक्ति में इसका प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, उत्पीठिका तो आपको पता ही है, टेबल होता है। स्मित हासम, स्मित हासम का मतलब बड़ी हल्की सी मुस्कान के साथ, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। आदर्श वाचन का मतलब होता है कि जो टीचर है वो एक आदर्श वाचन कर रही है, यानी जो पैराग्राफ पढ़ना है बच्चों ने उसको पढ़ करके सुना रही है कि पढ़ा कैसे जाता है ना, विद पंक्चुएशन और विद फ्लो, उसको कैसे पढ़ा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं लय, यति और गति, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है, उस तरह का आदर्श वाचन कर रही है। तो ये इस तरीके से आप चित्र वर्णनम वाला जो प्रश्न है इसको पूरा कर सकते हैं, और इसमें कंप्लीट मार्क्स यानी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आप ला सकते हैं। इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देते और करते भी नहीं है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ा टफ होता है, ऐसा कह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आसान हो सकता है, जिनको संस्कृत बोलनी आती है, समझ नहीं आती, जो आसानी से वाक्य बना सकते हैं, वो लोग सीधे इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक विषय दिया हुआ है, तो निम्नलिखितम नीचे लिखे हुए विषयम अधिकृत्य, विषय पर आधारित, न्यूनाति न्यूनम मतलब कम से कम, पंच भी यानी 5 संस्कृत वाक्य, एकम अनुच्छेदम लिखा, अनुच्छेद का मतलब होता है पैरा, लिखा था मतलब लिखो, तो कम से कम 5 संस्कृत वाक्यों वाला एक पैराग्राफ आपको क्या करना है, इस पे लिखना है। और टॉपिक का नाम क्या है, देशस्य सैनिका यानी देश के सैनिक। अब यहाँ पे इसके कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका प्रयोग आप वाक्य में कर सकते हैं, और इसके बिना भी इस टॉपिक पर आधारित 5 संस्कृत वाक्य आप लिख सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है वाक्य लिखते समय कि उनमें व्याकरण का आपको पूरा ध्यान रखना है कि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। ठीक है, इस तरह के सामान्य नियमों का ध्यान रखते हुए आप 5 संस्कृत वाक्य लिख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा हमेशा छोटे लघु वाक्यों का प्रयोग करें, जितने छोटे आप वाक्य लिखेंगे उतनी उनकी ग्रामर आप आसानी से समझ पाएंगे और ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसके बाद ये अंतिम क्वेश्चन जो आपको दिया गया है खंड ग का, यह अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्यत, सॉरी ये खंड ख है, खंड ख का जो अंतिम प्रश्न है, 4th क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखिए। अब पहला जो आपको दिया गया ये है, मैं गुरुकुल में रहता हूँ, तो मैं जैसे ही आ गया शब्द आप समझ जाइए, अहम, अहम का मतलब क्या हो गया, उत्तम पुरुष का एक वचन, और रहता हूँ प्रेजेंट टेंस आ रहा है, तो आप समझ जाइए प्रेजेंट टेंस यानी लट लकार की बात है, तो लास्ट में मी होना जरूरी है। पठामी, लिखामी, हसामी, गच्छामी, रहता हूँ, रहने के लिए जो हम वर्ब यूज करते हैं स्टे करने के लिए, हम यूज कर सकते हैं वस धातु। वस का मतलब होता है रहना, तो स्टे, रहने के लिए, रहने के लिए हम वस धातु का प्रयोग कर सकते हैं। हमने पढ़ा होगा वसति, वसता, वसंती, वससी, वसथ, वसथ और वसामी। ठीक है, और वसामी या फिर आप निवसामी भी रख सकते हैं, निवास करता हूँ।
ठीक है। निवसामी वसामी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुकुल में, अब में कहाँ पे आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के ही अधिकरण, अधिकरण होता है सप्तमी विभक्ति, यानी गुरुकुल शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो गुरुकुल अकारांत शब्द है, बालक शब्द की तरह, जैसे बालक से होता है बालके, गुरुकुल से हो जाएगा गुरुकुले। सप्तमी होती इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? गुरुकुल में निवसामी, यानी रहता हूं। तो अहम गुरुकुले निवसामी, बड़ा आसान सा वाक्य है। इसके बाद है मेरे पिताजी क्लर्क हैं। अब जो क्लर्क शब्द इन्होंने लिखा है, इसके लिए अगर आप और शुद्ध हिंदी में जाएं तो इसमें शब्द प्रयोग किया जाता है लिपिक। शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? लिपिक। आप संस्कृत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पिताजी, अब मेरे जैसे आपने लिखा तो शब्द हो गया मम। अब ध्यान देना, अहम अलग है और मम अलग है। ठीक है, अब मम जो है ना, ये प्रथम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष। ठीक है, अब मम एक वचन भी है तो प्रथम पुरुष एक वचन का ये प्रयोग बन जाता है, इसलिए क्रिया भी इसके आधारित होगी। तो मम यानी मेरे पिताजी, पिताजी को आप पिताश्री लिख सकते हैं, मम पिताश्री, या फिर केवल आप मम पिता, पिता भी लिख सकते हैं, क्योंकि पिता प्रथमा एक वचन में पितृ शब्द से पिता ही बनता है, पिता पितरौ पितरः। तो पिता, मम पिता। क्लर्क के लिए आप शब्द इस्तेमाल करेंगे लिपिक, मम पिता लिपिकः। ठीक है, और है के लिए क्या प्रयोग करेंगे? अस्ति। अब अस्ति क्यों प्रयोग किया? क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। अस्ति भी अस धातु का प्रथम पुरुष एक वचन है। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। तो हम क्या करें? प्रथम पुरुष के एक वचन में अस्ति का प्रयोग करते हैं। मेरी माता अध्यापिका है, सेम वैसा ही वाक्य है, और ये स्त्रीलिंग में है, अध्यापिका। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा और मेरी दोनों के लिए मम शब्द का ही प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में कुछ चेंज नहीं है। पिताश्री की जगह हो जाएगा माताश्री या फिर माता, क्योंकि मातृ शब्द का प्रथमा एक वचन होता है, माता द्विवचन होता है मातर, और बहुवचन होता है मातर। तो यहाँ पे एक वचन है मम माता। अध्यापिका, अध्यापिका, इसमें आपको कोई विसर्ग या फिर अनुस्वार को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकारंत शब्द है। जैसे बालिका शब्द है, बालिका, बालिके, बालिका, तो बालिका शब्द का प्रथमा एक वचन जैसा बालिका लिखा है वैसा ही रहता है ना, क्योंकि इसके आगे जो भी प्रत्यय सु आता है उसका लोप हो जाता है व्याकरणिक दृष्टि से, तो ये जैसा है वैसा ही बसता है। तो अध्यापिका सीधा प्रथमा एक वचन का संस्कृत का रूप है। तो मम माता अध्यापिका, और है के लिए हम वही प्रयोग कर लेंगे अस्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है वह सोमवार को मुंबई जाएगा। अब जाएगा ये फ्यूचर टेंस हो गया, और फ्यूचर टेंस में ध्यान रखना जो भी वर्ब आएगी उसके बीच में स्य या फिर श आएगा, तो आप इसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जाना, जाने के लिए कौन सी वर्ब यूज करते हैं? गम धातु, है ना, गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति। तो वह के लिए हमने लिखा सह। सोमवार, सोमवार के लिए कहते हैं सोमवार को, है ना। तो आप यह कहते हैं वह सोमवार को मुंबई जाएगा। हाँ, अब ये देखिए, ये जो आपका फोर्थ सेंटेंस है, कहता है वह सोमवार को मुंबई जाएगा, ही विल गो टू मुंबई ऑन मंडे। तो ही जैसी आया, ही के लिए हमने ट्रांसलेट किया सह। जाएगा लिखा है ना, तो पुल्लिंग हो गया ऑटोमेटिकली, इसलिए हमने सह लिखा। सह सोमवासरे, सोमवासरे यानी सोमवार में, यानी सोमवार के दिन मुंबई जाएगा। तो मुंबई क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं मुंबई। अब इसमें विभक्ति लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसके आगे हम नगर जोड़ देते हैं, मुंबई नगरे। अब जाएगा, जाने के लिए हम गम धातु यूज करते हैं, और सह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो गमिष्यति। ध्यान देना, जाएगा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस की वर्ब में आपको स्य या फिर श्य यूज करना है बीच में, तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगी किस तरह से वर्ब को आपको
चेंज करना है, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति। तो स सोमवासरे मुंबई नगरम, सॉरी नगरे नहीं होगा, नगरम मुंबई नगर को जाता है ना, तो ये द्वितीय विभक्ति में प्रयोग हो जाएगा, मुंबई नगरम गमिष्यति। हम लोग वहाँ कब जाओगे, ये सेंटेंस आप ध्यान दे तो ये थोड़ा सा इसमें टाइपो हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। when will we go there, तो हम लोग वहाँ कब जाओगे की जगह आपको लिखना है जाएंगे, है ना, हम लोग वहाँ कब जाएंगे, ऐसा होना चाहिए, मिसप्रिंटिंग है। और दूसरा है इसके क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए था, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है व्हेन और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कब, तो क्वेश्चन मार्क इसके आगे होना चाहिए था। कोई बात नहीं, टाइपो है, आगे देखते हैं। हम लोग मतलब हम सब, हम सब का मतलब अहम आवाम वयम, वयम मतलब हो गया हम सब। वहाँ के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है अव्यय तत्र, वयम तत्र। और कब के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो शब्द है कदा, कदा मतलब होता है कब, ये भी एक तरह का अव्यय है, ठीक है। वयम तत्र कदा, अब जाने के लिए प्रयोग किया गया है और वयम है, तो वयम होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का बहुवचन, यानी जो वर्ब आएगी वो उत्तम पुरुष की होनी चाहिए और बहुवचन की होनी चाहिए। और जाने के लिए वर्ब यूज करते हैं गम धातु, ठीक है। और जाओगे बताता है आपको फ्यूचर टेंस, इसका मतलब लकार कौन सा यूज करना है, लट लकार। तो गम धातु के लट लकार में पहुंचे हम, उत्तम पुरुष के बहुवचन में हमने क्या देखा, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। तो वयम तत्र कदा गमिष्यामः, हम वहाँ कब जाएंगे, इस तरह से आपको उसका अनुवाद करना है। थैंक यू।